हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का इतिहास। कक्षा 7 के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 1। और पार्ट 1 में हमने पढ़ रखा है कि मोहम्मद साहब के बारे में, हजरत मोहम्मद के बारे में, इस्लाम भारत में कैसे आया। और हमने पढ़ा मोहम्मद गजनी के बारे में, यानी मोहम्मद गजनी भारत पर आक्रमण कैसे किए, ये सब हमने पढ़ रखा था। अब हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए, मोहम्मद गजनी के बाद मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी यानी कि गजनी, मोहम्मद गजनी कब आया था भारत में, यानी उसका लास्ट जो आखिरी उसने हमला किया था वो कब किया था आक्रमण? 1027 ईस्वी में। देखो, यानी मोहम्मद गजनी यानी गजनी साम्राज्य का पतन धीरे धीरे शुरू हो गया था 1027 के बाद। 1027 ईस्वी के बाद भारत पर दूसरा आक्रमण कब किया गया? 1175 में, यानी काफी समय बाद, यानी कि लगभग 148 लगभग सालों के बाद। ठीक है, देखो इधर मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कौन था? देखो, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है गौर, वहां का रहने वाला था, यानी वहां उसका राज्य या कुछ भी था, राज्य था। ठीक, लेकिन गजनी का पतन धीरे धीरे शुरू हो गया था लगभग 1027 के बाद। गजनी का जब मोहम्मद गजनी मरा, उसके बाद धीरे धीरे उसका पतन होना शुरू हो गया और लगभग 1073-74 आते आते धीरे उसका बिल्कुल गजनी प्रदेश खत्म हो गया था, यानी गजनी जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया था। और गजनी पर एकाधिकार यानी अधिकार किसने कर लिया? गजनी पर अधिकार किसने किया? 1173 और 74 में किसने? मोहम्मद गौरी ने। यानी गजनी साम्राज्य पे अधिकार किसने कर लिया? मोहम्मद गौरी ने। अब देखो क्या होता है। अब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है। अब ये देखो तुम कि ये सोचो कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। देखो, कोई घटना होती है तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होता है। तो ये सोचो तुम कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया क्यों। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका कारण क्या है। देखो, ये है भारत। मान लो ये है भारत। देखो, यहाँ पड़ता है गौर प्रदेश। कहाँ? इधर। जब गजनी साम्राज्य का पतन हुआ तो गजनी साम्राज्य दो साम्राज्यों में यानी दो शाखाओं में बट गया। ये है ख्वारिज्म, इसको बोलते हैं ख्वारिज्म। इसमें बटा दो, एक तो ख्वारिज्म में, एक गौर प्रदेश में। देखो, ये जब तक मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गौरी के आते आते ख्वारिज्म में बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। अब इनका शक्तिशाली होना क्या मोहम्मद गौरी को इधर पे साम्राज्य विस्तार करने देता? आप बोलेंगे नहीं। देखो, तो हुआ क्या, जब इधर रास्ता बंद दिखा मोहम्मद गौरी को, तो उसने भारत चुना। और भारत चुनने का एक भी और भी कारण था, क्योंकि भारत में धन दौलत बहुत था। तो कोई भी शासक हमेशा क्या चाहेगा कि धन दौलत मिले उसे। तो उसने यहाँ इस तरफ जाने के बजाय भारत को चुना और भारत पर हमला किया। भारत पर पहला हमला किया मुल्तान पर। मुल्तान इस समय पड़ता है पाकिस्तान में। मुल्तान पर पहला हमला कब किया? 1175 ईस्वी में। और मुल्तान पर उसने विजय प्राप्त की। मुल्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने भारत में अंदर घुसने की सोची। अब देखो, कोई भी राजा ऐसे किसी पर हमला नहीं कर देता, पहले सोचता है, प्लान बनाता है, योजना बनाता है। तो उसने योजना बनाई कि कैसे हमला किया जाए। तो उसने अपने गुप्तचरों से पूछा कि कैसे हमला किया जाए, किस रास्ते से जाया जाए। तो उसने क्या किया, तो उसने प्लान बनाया कि कैसे योजना बनाई, एक योजना बनाई कि कैसे हमला किया जाए। उसने अपने गुप्तचरों से पूछा तो गुप्तचरों ने बताया कि हमें गुजरात से हमला करना चाहिए। तो उसने कहा क्यों? तो उन्होंने बताया कि गुजरात में इस समय एक नारी यानी कि एक महिला शासक है, और उस नायिका का नाम क्या है, सॉरी, उस रानी का नाम क्या है? नायिका देवी। यानी गुजरात पर उस समय किसका शासन था? चालुक्य वंश। आपको दो चीजें याद रखनी है, चालुक्य वंश और नायिका देवी का नाम। किसका नाम, यानी कौन सा वंश राज करता था? चालुक्य वंश। और कौन सी रानी उस पर राज करती थी? नायिका देवी। देखो, होता क्या है, एक युद्ध में 1178 के 2 साल पहले यानी कि 1176 में इनके पति की मृत्यु हो जाती है। और उस समय फिर गद्दी पर कौन बैठता है? नायिका देवी। और इनके पुत्र क्या है? मूलराज द्वितीय।
देखो जैसे ही मोहम्मद गौरी को पता चला कि इनके पति तो नहीं है, उसने सोचा चलो गुजरात से हमला करते हैं। उसने मोहम्मद गौरी ने क्या किया, गुजरात पे हमला कर दिया और गुजरात पे हमला करने का उसको गलत परिणाम मिला। यानी नायिका देवी और मूलराज युति इतनी बहादुरी से लड़े, नायिका देवी कि मोहम्मद गौरी घायल हो गया। यानी अब तुम्हें बहुत सारे लोग तो बोलते हैं, जो इतिहासकारों ने मतलब लिखा है कि कहानियां हैं, तो वो बोलते हैं कि नायिका देवी ने इस कदर तलवारबाजी की कि कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को गलत जगह तलवार लग गई। आप लोग गलत जगह का मतलब तो समझ गए होंगे। तो ये हुआ और मोहम्मद गौरी का इस युद्ध में हार हुई। मोहम्मद गौरी की इस युद्ध में हार हुई और मोहम्मद गौरी को पता चलेगा कि हमारे लिए गुजरात सही जगह नहीं है, यानी हमें भारत में प्रवेश करना है तो गुजरात हमारे लिए सही रास्ता नहीं है। अब देखो मोहम्मद गौरी क्या सोचता है। मोहम्मद गौरी सोचा कि अगर हम लोग गुजरात से तो जा नहीं सकते अंदर, तो उसने क्या किया, पंजाब को चुना। उसने सोचा पंजाब पे हमला करते हैं। और पंजाब पर हमला कब किया, पंजाब पर आक्रमण कब, 1190 में। उसने पंजाब पर आक्रमण कब किया, 1190 में। और धीरे धीरे सारे संपूर्ण पंजाब को उसने जीत लिया। जब पंजाब को उसने अधिग्रहण यानी पंजाब को अपने हाथ में ले लिया। अब देखो पंजाब की सीमा लगती थी दिल्ली और अजमेर से, यानी पंजाब की सीमा कहां लगती थी, पंजाब की सीमा लगती थी दिल्ली और अजमेर से, दिल्ली और अजमेर से। अब देखो क्या होता है, जब मोहम्मद गौरी का पंजाब पर आक्रमण हो गया तो उसकी सीमा लग रही, उसके जो उसका शासन हुआ यानी कि उसका क्षेत्र हुआ पंजाब, उसकी सीमा लग रही थी दिल्ली और अजमेर से। और दिल्ली में उस समय राज कर रहे थे पृथ्वीराज तृतीय और उनको बोला गया पृथ्वीराज चौहान, और उनका उस समय दिल्ली पर शासन था। अब देखो क्या हुआ, जैसे पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया पंजाब पे और पंजाब को जीत लिया है, तो तुरंत पृथ्वीराज चौहान सतर्क हो गए और उन्होंने सोच लिया कि एकदम से हमला करते हैं। अब देखो हुआ क्या, आप देखोगे कि गजनी आया। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले चलता हूँ कि गजनी कब भारत पर हमला किया था, लास्ट 1027 में, और मोहम्मद गौरी ने किया 1173-74 में, यानी कि 1175 में। लेकिन इतने वर्षों में लगभग 100-150 लगभग सालों में, मान लो कि लगभग 150 सालों में भारत ने कुछ नहीं सीखा अपने राजनीतिक में। उसने विदेशी राजनीति से उसका कोई मोल नहीं रहा। उसने कुछ नहीं सीखा कि कैसे कोई विदेशी हमला करता है और भारत को जो रास्ता है उत्तर से आने का वो बंद नहीं करता। जो विदेशी आक्रमण आते हैं और लूट के चले जाते हैं, क्योंकि भारत कहाँ बिजी था, आपसी में, आपस में वो लोग लड़ते रहते थे। वो अपना राज्य विस्तार करते थे, वो राज्य अपना विस्तार करते थे, बस आपस में लड़ते रहते थे। और किसी ने एकीकृत होके केंद्रीय शक्ति का किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए भारत पर विदेशी आक्रमण होते गए और उन्होंने अपना इतना आक्रमण करके हमारा इतना शोषण किया। और हमारे देश पंजाब पर आक्रमण करने के बाद पंजाब की सीमा कहाँ लग रही थी, पंजाब की सीमा लग रही थी दिल्ली और अजमेर से। और दिल्ली और अजमेर पे किसका अधिकार था, यानी कि किसका राज्य था, पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली और अजमेर पे किसका राज्य था, पृथ्वीराज चौहान का। अब जब मोहम्मद गौरी पंजाब तक आ गया तो पृथ्वीराज चौहान ने तुरंत युद्ध करने की तैयारी कर दी और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 ईस्वी में। यानी तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 ईस्वी में। किनके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किसके किसके बीच, मोहम्मद गौरी और वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। किसके किसके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। अब देखो युद्ध में कौन जीतेगा, जिसकी तैयारी मजबूत होगी।
और तैयारी करके कौन आया था? पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी ने तो तैयारी, उसे मौका ही नहीं मिला तैयारी करने का। और क्या हुआ? इसीलिए मोहम्मद गौरी की इस युद्ध में हार हुई। इस युद्ध में हार हुई किसकी? मोहम्मद गौरी को। तुम्हें एक बात बताते हैं, देखो ये जब युद्ध हुआ तो कहानियां ऐसी हैं कि कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी अधमरा पड़ा था और पृथ्वीराज चौहान ने उसको वहीं छोड़ के चले आई। बोला था जा अब की बार आना तो तैयारी करके आना, ऐसे नहीं बोलते, जा अब की बार आना तो दूध पी के आना। तो पृथ्वीराज चौहान तो वीर थे, उन्होंने साहसी, और उन्हें बोला जा अब की बार जा और युद्ध की तैयारी करके आना। अब देखो होता क्या है, अब मोहम्मद गौरी वापस कहां चला जाता है? गजनी, यानी अपने प्रदेश। और 1 साल बाद आता है, 1 साल बाद, यानी मोहम्मद गौरी दोबारा युद्ध हारने के बाद कहां गया? अपने मूल देश में। कहां पे? गजनी में। मोहम्मद गौरी कहां गया? गजनी में। गजनी में जाने के बाद उसने 1 साल तक उसने युद्ध प्रयास किए और अपनी सेना इकट्ठी की, सेना को ट्रेन किया। उसने हर पूरा प्रयास किया अपनी सेना को मजबूत बनाए, और वह चला फिर 1192 ईस्वी में चला गजनी से कहां पे? भारत की ओर। और उसने सेना ली 1,20,000 लगभग, 1,20,000। कितनी सेना थी? लगभग 1,20,000। उसमें कुछ घुड़सवार, कुछ पैदल सेना और कुछ हाथी भी थे। लेकिन उसके पास क्या थे? तीरंदाज, यानी कि मोहम्मद गौरी के पास तीरंदाज थे। तीर जो चलाते हैं उनको तीरंदाज बोलते हैं, ठीक? जो युद्ध में तीर से हमला करते हैं उनको बोलते हैं तीरंदाज। देखो अब क्या हुआ, 1192 में मोहम्मद गौरी तो एकदम दम से हम युद्ध की तैयारी करके आया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को तो पहले से पता था कि हम तो एक बार जीत चुके हैं तो दोबारा भी जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखो युद्ध हारने के कारण क्या थे पृथ्वीराज चौहान की? अभी दूसरा युद्ध बताएंगे। देखो दूसरा युद्ध हुआ, चलो देखते हैं। तराइन का हुआ दूसरा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। कब हुआ द्वितीय युद्ध? 1192 ईस्वी में। देखो क्या हुआ द्वितीय युद्ध में, इसमें जीत हुई मोहम्मद गौरी की। जीत किसकी हुई? मोहम्मद गौरी की। और हार किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। देखो हुआ क्या, और पृथ्वीराज चौहान की सेना पता है कितनी थी? 3 लाख। उसके बाद भी हार गए। उसमें लगभग 2,40,45,000 तो सिर्फ घुड़सवार थे। देखो फिर भी हार गए। देखो हारने का कारण क्या था? मोहम्मद गौरी की जो 1,20,000 सेना थी वो ट्रेंड थी, यानी उसको ट्रेनिंग, युद्ध अभ्यास सब कुछ कराया गया, ट्रेनिंग की गई। 1 साल उसने कड़ी मेहनत करवाई अपनी सेना से, वो तो ट्रेंड होगी आई। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को जो 3 लाख सैनिक थे, देखो पहले भारत में कैसे सैनिक भरे जाते थे सेना में। देखो भारत में छोटी, जैसे महाराजा होता था, वो छोटी छोटी, देखो क्या होता था, छोटी छोटी जागीरें में बांट देते थे। यानी कि जैसे 10 गांव दे दिए, एक को 10 गांव दे दिए। जो बड़े राजा होते वो क्या करते, छोटे छोटे गांव को एक जागीरदार बना देते थे, और जागीरदारों से आते थे वो। देखो जागीरदार जो होते थे वो क्या काम करते थे? जमींदार या जागीरदार वो क्या काम करते थे? एक तो रेवेन्यू देते थे, यानी टैक्स कलेक्ट करके उसको राजा को पास पहुंचाते थे, और काम करते थे सेना का। यानी जब भी युद्ध में जरूरत पड़ती थी राजा को तो वो सेना देते थे अपने गांव से। अब उस जो सेना देते थे वो सेना में मजदूर भी होते थे जिन्होंने कभी युद्ध नहीं लड़ा। अब वो युद्ध में चले जाएं तो क्या होगा? युद्ध हारेंगे ना, मरेंगे वहां। अब उन्होंने कभी युद्ध लड़ा नहीं, तलवार लेके पहुंच गए। पहले हल चलाते थे, अब तलवार चला रहे, तो बताओ कैसे जीतेंगे? ऐसा ही हुआ। 3 लाख सैनिक कोई काम, 3 लाख सैनिक कोई काम नहीं आए, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। अब देखो और क्या होता था, एक जैसे बड़ा जागीरदार है, एक छोटा जागीरदार है। अब देखो जैसे एक छोटे जागीरदार भले ही वो, उसमें जो एक सैनिक है वो भले ही ब्रिलियंट हो,
यानी कि उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो, लेकिन जो छोटा जागीरदार होगा, जो बड़ा जागीरदार का सैनिक होगा, वो उसकी बात सुनता नहीं था। एक तो नेतृत्व की कमी थी। लेकिन मोहम्मद गौरी के सेना में ऐसा नहीं था, उसमें सब कुछ था। और पृथ्वीराज चौहान के सैनिक में, पृथ्वीराज जो चौहान की सेना थी उसमें क्या था? कुछ नहीं, बस भीड़ थी 3 लाख की। इसलिए युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद अब मोहम्मद गौरी ने अगला कूच किया। कब? 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर हमला किया। कहां पे हमला किया? कन्नौज में। कन्नौज में उस समय राजा कौन था? जयचंद। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर हमला किया और इस युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में। और कन्नौज पर कौन से राजा राज्य कर रहे थे? जयचंद। अब देखो, मोहम्मद गौरी जब जयचंद को भी हरा दिया मोहम्मद गौरी ने, यानी जीत किसकी हुई इसमें? मोहम्मद गौरी की। जीत किसकी हुई? मोहम्मद गौरी की। अब यहाँ पे जीतने के बाद देखो क्या होता है कि अब मोहम्मद गौरी वापस चला, यानी उसने और भी हमले किए, लेकिन ये मुख्यतः 2 हमले हैं, जो 2-3 हमले हैं जो हमने आपको बताए। उसने और भी आक्रमण किए, लेकिन इसके बाद क्या होता है? मोहम्मद गौरी चला जाता है और अपना उत्तराधिकारी तौर पर ऐबक को यहाँ पे छोड़ जाता है भारत में। देखो हुआ क्या, पहले ऐसे नहीं करते थे राजा, जो आक्रमणकारी आते थे कि मैंने जीत लिया तो मैं यहाँ का राजा बनूंगा, वो ऐसा नहीं करते थे। यहाँ से धन वगैरह लूटते थे और ले जाते थे और अपना कोई उत्तराधिकारी यहाँ पर छोड़ जाते थे। और उसने छोड़ा अपने एक गुलाम ऐबक को, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अपने गुलाम को यहाँ पे छोड़ के गई, वह प्रशासन का काम कर रहा था, यानी एक सेनापति था उनका। अब धीरे धीरे देखो, गौरी तो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दिमागी आदमी निकलेगा और यहाँ पे अपना वंश स्थापित कर देगा, यानी स्थायी व्यवस्था स्थापित कर देगा। और क्या करेगा? यहाँ पे एक गुलाम वंश की स्थापना करेगा। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश, यानी सल्तनत काल क्या होता है, जानेंगे गुलाम वंश की स्थापना किसने की। गुलाम वंश और सल्तनत काल के बारे में, क्या है सल्तनत काल, क्यों पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे अगली वीडियो में। देखो इसमें कुछ रह गया, जैसे तुर्कों की जीत के कारण। सभी लोग बुक से पढ़ा कीजिए, देखो बुक में सब कुछ दिया जाता है। ठीक, अगले देखो तुर्कों के जीत के कारण। देखो तुर्क लोग क्यों जीते, इसमें कारण क्या दिए गए हैं। एक तो एकता की कमी थी भारत में, मैंने आपको बताया कि एकता की कमी क्या थी भारत में। जो राजा हुआ करते, देखो प्रथम युद्ध में, उत्तरायण का प्रथम युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत क्यों हुई? उस समय उन्होंने जितने भी राजाओं से मदद मांगी, उन्होंने उनका साथ दिया। ठीक, जैसे ही वो युद्ध जीते, मोहम्मद गौरी जो भाग गया, यानी गजनी वापस चला गया, मोहम्मद गौरी जब वापस चला गया तो क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान तो अपना फिर साम्राज्य विस्तार में लगे और जिन्होंने, जो राजाओं ने उनकी मदद की, वो उनका साम्राज्य विस्तार करने लगे। अब मैं तुम्हारी मदद करूं, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूं और उल्टा तुम मेरा साम्राज्य, मेरा राज्य हथियाने में लग जाओ, तो क्या मैं तुम्हारी अगले युद्ध में मदद करूंगा? इसलिए अगले युद्ध में उन्होंने, वो जो उनके पड़ोसी राज्य थे, उन्होंने उनकी मदद नहीं की, इसलिए और वो हारे। और देखो तुर्कों का भारत में असफल होना क्या, क्यों हुआ सफल? तुर्क भारत में क्यों सफल हुए? देखो, राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शास्त्रों का प्रयोग करना। देखो राजपूत कैसे लड़ रहे थे? तलवारों से, भाला से। और जो तुर्क जो उधर से आते थे वो कैसे लड़ रहे थे? तीर से, और टेक्नोलॉजी यूज करते थे। पहले तोप वगैरह भी चालू, मतलब हो जाएंगी, हल्की छोटी मोटी बंदूकें भी चालू होने लगेंगी। लेकिन भारत के लोग हमेशा के राजा कैसे लड़ते थे? भालों से, तलवारों से। और तुर्क लोग टेक्नोलॉजी यूज, यानी तकनीक का यूज करने लगे। शास्त्रों में भी दिक्कत थी। और तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना, और भारत के पास अच्छी नस्ल के घोड़े भी नहीं थे। और घुड़सवारों की तो बात ही अलग है, मैंने तुम्हें बताया घुड़सवार कौन थे। सेना क्या थी भारत की? वो किसान मजदूर। अब दोनों चलाए, उन्होंने चलाए हमेशा हल, अब वो चला रहे तलवारें, तो कैसे जीतेंगे? आप लोग को समझदार हैं। और तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, यानी मैंने आपको बताया तुर्क सेना में क्या थे? कुशल तीरंदाज, यानी बहुत अच्छे तीरंदाज थे जो तीर चलाते थे।
और भारतीय समाज में व्याप्त है ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना। देखो, भारत में छुआछूत तो सदियों से चली आ रही है, ठीक, तो उस समय भी हुआ करती थी। अब जो सैनिक भले ही वो निम्न जात का हो, लेकिन उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता ज्यादा है, यानी वो वीर है, तो उसकी वैल्यू नहीं है, यानी उसको वैल्यू नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब जो आगे खड़ा होना चाहिए वो पीछे खड़ा है, जो युद्ध में आगे दूसरी सेना से, विपक्षी टीम से, विपक्षी सेना से लड़ना चाहेगा, वो पीछे खड़ा होगा, तो बताओ युद्ध जीत पाओगे? तो यानी कि कौन कौन से कार्ड हुए? एकता की कमी, ऊंच नीच, यानी भारत में व्याप्त ऊंच नीच, और अच्छे शास्त्रों यानी अस्त्र शस्त्रों का ना होना, और तकनीक का यूज ना करना। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, एक तो व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का। आप लोग दोनों में कोई भी ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद वहां आपको पीडीएफ देंगे हम इसके नोट्स की, यानी जो क्वेश्चन आंसर है, जो फिलिंदा ब्लैंक्स है, उन सभी को हैंड रिटन करके आपको मिलेंगे। सभी लोग उनसे आप अपना नोट्स बना लें, या फिर जो मैं लिखवाता हूँ यहाँ पे शॉर्ट नोट बनाते रहें। उसके बाद भी वो क्वेश्चन आंसर अपनी बुक में, कॉपी में नोट करें, और बाद में रिवाइज करते रहें, और बुक जरूर पढ़ें घर पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को टाटा बाय।